हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस, भारतीय राजनीति और सरकार, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला सब्जेक्ट लिया है। तो उसके अंदर हम बात करेंगे जो है लेसन नंबर 2 के बाद, यानी कि यूनिट नंबर 4 में, फिफ्थ में, यूनिट नंबर 5 का सबसे पहला लेसन आपका भारत में दल और दलीय व्यवस्था। तो ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, दल और दलीय व्यवस्था वाला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए। तो भारत में दल और दलीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जो भारत है ये विविधताओं से भरा हुआ देश है। और इन विविधताओं से भरे हुए देश के अंदर अनेकों राजनीतिक दल इसके अंदर मौजूद हैं, गैर राजनीतिक दल और राजनीतिक दल। तो यहाँ पर बहुत सारी जो है अलग अलग जो है व्यवस्था आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसके अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं आज कि किस तरीके से जो है भारत में जो दल और दलीय व्यवस्था है वो फैली हुई है। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन से, सबसे पहले हम इसका इंट्रो लेते हैं, यानी कि इसका जो परिचय है वो देख लेते हैं, जिसमें बताया गया है कि जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए संगठित व्यक्तियों का एक समूह है। तो राजनीतिक दल, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो ये है क्या? ये एक पूरा का पूरा एक ग्रुप है जिसमें शक्तिशाली व्यक्ति जो है जुड़ जाते हैं, यानी कि शक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जुड़ जाते हैं और एक अपना ग्रुप बना लेते हैं, जिसको हम राजनीतिक दल के नाम से जानते हैं। अब 19वीं शताब्दी के अंदर जो राजनीतिक दल है ना, इसकी उत्पत्ति यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत सारे आधुनिक रूप में हुई थी। अलग अलग रूप में जो है इनकी उत्पत्ति हुई थी राजनीतिक दलों की। और एक विचारक हैं जिनका नाम है एडमंड। उन्होंने भी एक चीज़ बोली है कि एक राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक निकाय है जो अपने संयुक्त प्रयास द्वारा कुछ राजनीतिक सिद्धांत पर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होता है, जिसमें वे सहमत हुए थे। तो कहने का मतलब क्या है, जो एंडमर्क बार्क है उन्होंने बोला कि राजनीतिक दल का मतलब क्या है, वो एक व्यक्तियों का ग्रुप होता है जिसके अंदर जितने भी सारे व्यक्ति हैं वो संयुक्त प्रयास से, यानी कि सब मिलकर कोशिश करते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत पर, जो राजनीतिक हित को बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और जिसमें कि वो सब सब लोग क्या थे, सहमत थे। ठीक है। अब राजनीतिक दल जो है इसके ना 3 घटक होने चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल जो बनता है, तो अगर सपोज़ कि आप चाह रहे हो कि भई आप एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय करोगे, तो एक राजनीतिक पार्टी को बनाने के लिए और राजनीतिक दल का उदय करने के लिए वहाँ पर 3 घटक होने आपके पास अनिवार्य हैं। वो 3 घटक कौन-कौन से हैं? सबसे पहला नेता, क्योंकि उस पार्टी का कोई लीडर होना बहुत ज़रूरी है। और सक्रिय सदस्य, एक्टिव मेंबर्स होने बहुत ज़रूरी हैं उसके। और अनुयायी, और जो भी उसके अनुयायी हैं, यानी कि जो उसको मानने वाले लोग हैं, वो भी उसके अंदर होना ज़रूरी है। तो ये 3 प्रमुख घटक होंगे तब जाकर एक राजनीतिक दल का निर्माण किया जाता है। अब भारत में एक बहुदलीय व्यवस्था है जो दुनिया में अद्वितीय है। आपको पता है हमारा जो भारत है ना, वो बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है, जहाँ पर अलग-अलग प्रकार की राजनीतिक पार्टियाँ एक साथ यहाँ पर जो है अग्रसर हैं। अब भारतीय राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक मुद्दों से निपटने के लिए दक्षिणपंथी की बात करें, मध्य मार्गी की बात करें, वामपंथी की बात करें, क्षेत्रीय और यहाँ तक कि स्थानीय राजनीतिक दल भी मिल सकते हैं। यानी कि दक्षिणपंथी, वामपंथी, क्षेत्रीय दल, स्थानीय दल, मध्य मार्गी दल, बहुत सारे दल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो थोड़ा यहाँ पर पता चलता है कि संविधान और राजनीतिक दलों का कानूनी प्रावधान क्या है। तो संविधान जो है हमारा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर 10वीं अनुसूची के अंदर संविधान में 92 संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा इसको जोड़ा गया। और वो दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों व राज्य के विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है। तो यहाँ पे जो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान में 92 संशोधन के द्वारा अधिनियम 1985 के अंदर इसको जोड़ा गया, जिसमें दल बदल के आधार पर जो भी किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों या फिर राज्य की विधानसभा या फिर सभा, उसके विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित होगा। अब अनुच्छेद 29A 1 और 2 प्रतिनिधित्व लोक अधिनियम 1951 के अनुसार भारत में कोई भी संगठन अथवा व्यक्तियों का निकाय जो खुद को एक राजनीतिक दल कहते हैं, उन्हें एक राजनीतिक दल के रूप में अपने पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग को एक आवेदन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि भाई हम अपना एक राजनीतिक दल बनाना चाह रहे हैं, तो अनुच्छेद 29 ए 1 के अनुसार और 2 के अनुसार यहाँ पर जो है अधिनियम 1951 में उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है चुनाव आयोग को एक आवेदन लिखने की आवश्यकता होगी। अब भारत के प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनाव आयोग के पास में पंजीकरण कराना होता है।
कोई भी राजनीतिक दल का निर्माण हो या कोई भी राजनीतिक दल हो जो अभी तक हमारे भारत में सक्रिय है, कार्य कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग जो है चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें उनके प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो योगेंद्र यादव के अनुसार भारतीय दलीय प्रणाली का विकास कैसे हुआ है। उन्होंने बोला कि जो एकल पार्टी प्रभुत्व है 1947 यानी कि जब हमारे को आज़ादी मिली थी, जब से लेके 1967 1967 तक कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हावी थी। इस अवधि में केंद्र और राज्य स्तर पर कांग्रेस का प्रभुत्व था, यानी कि उसी का दबदबा था, खाली एक क्षत्रिय राज था कांग्रेस का। और वहीं इसके विरोधी में 1967 से लेकर 93 तक कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रमुख पार्टी रही, लेकिन राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा और कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। और वहीं 1967 के बाद कई क्षेत्रीय और राज्य पार्टियों ने भारतीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और धीरे धीरे कुछ राज्यों जैसे कि केरल और अन्य राज्यों में राज्य पार्टियों ने सरकार बनाना स्टार्ट कर दिया। वहीं 1993 के बाद में बहुदलीय प्रणाली, अब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का जो प्रभुत्व नहीं रहा, यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था, उनका जो योगदान था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था और क्षेत्रीय दलों का जो है विकास धीरे धीरे होने लगा। और 1989 के बाद क्षेत्रीय दलों ने केंद्र में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात आती है कि भारतीय पार्टी प्रणाली के जो लक्षण, तो 1990 के बाद कई क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ और उन्होंने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गठित सरकारों में बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में प्रभावी विपक्षी दलों का उदय हुआ, कई क्षेत्रीय और गैर मान्यता प्राप्त दलों का अस्तित्व हुआ, यानी कि वो निकल कर आए। भारत में बहुदलीय प्रणाली रही, यानी कि भारत, विदेशों में क्या होता है कहीं कहीं पर एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, पर हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जो है बहुदलीय प्रणाली को अपनाया जाता है ना। बड़ी संख्या में क्षेत्रीय राजनीतिक दल, ये सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। अब एक राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है, तो एक राजनीतिक दल जो है वो उम्मीदवारों को खड़ा करके चुनाव लड़ता है। राजनीतिक दल का कार्य क्या होगा कि वो क्या करेगा, उसमें से किसी एक उम्मीदवार को खड़ा करेगा और उसके बाद में जो है उसी के नाम पर जो है चुनाव को लड़ा जाएगा। अमेरिका जैसे देशों के अंदर उम्मीदवारों का चयन जो है पार्टी के सदस्य और समर्थकों द्वारा किया जाता है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा उम्मीदवार को चुना जाता है। हर पार्टी की एक अलग अलग नीति कार्यक्रम होता है ना। जैसे अगर हम बात करें कांग्रेस की, जो है वो सबका साथ सबका विकास चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो एक हिंदुत्व राष्ट्र की भावना के ऊपर विकास करती है। केजरीवाल की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी, वो किस पे बात करती है, वो हमेशा जो है क्या कहते हैं, वो सबको लेकर चलने की बात करते हैं, परंतु उसमें ज़्यादातर किस चीज़ को दिखाया गया, जैसे कि चीज़ें फ्री मुहैया कराना, ये सब चीज़ें ना। तो ये अलग अलग पार्टियों की अपनी खुद की कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम होते हैं। राजनीतिक दल जनता की राय को आकार देते हैं। दबाव समूह की मदद से दलों ने लोगों के आमने सामने वाली जो समस्याओं को हल करने के लिए आंदोलन का भी आरंभ किया है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे इसके अंदर आपको पढ़ने हैं। अब आता है क्षेत्रीय दल और सहयोगी नीति। तो समाज के अंदर उपस्थित अलग अलग जाति, संस्कृति, भाषा, धर्म और जाति और क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार माना गया है। क्षेत्रीय दल जो है वो कैसे निकल कर आए हैं, वो अलग अलग जातियों की वजह से, भाषाओं की वजह से और धर्म की वजह से जो है क्षेत्रीय दल उभर कर सामने आ गए हैं। अब भारत में क्षेत्रीय दल की जो पहचान है वो राज्यवाद और स्वायत्तता पर आधारित है। क्षेत्रीय निर्जातीय चरित्र पर आधारित क्षेत्रीय दलों में आंध्र प्रदेश में टीडीपी, डीएमके और तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेश कज़गम नाम से, असम में असोम गण परिषद नाम की और पंजाब में अकाली दल, ये सारे के सारे यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं जो कि किसके आधार पर, जाति, संस्कृति, भाषा और धर्म के आधार पर जो है अलग अलग क्षेत्रीय दलों के रूप में सामने उभर कर आए हैं। उसके बाद अगर देखें तो विभिन्न पार्टी सिस्टम, तो अब यहाँ पर अलग अलग पार्टी, देखो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूर से समझनी है अच्छी तरीके से। अभी तक जो भी आपने पढ़ा वो इंट्रो है। अब उसके बाद हम देखेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एकल पार्टी या दो पार्टी सिस्टम या बहु पार्टी सिस्टम क्या होता है, तो देखो कुछ देशों में एक पार्टी को सरकार को नियंत्रित करने या चलाने की अनुमति होती है। चीन है, इन्हें वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है ना। ये लोकतांत्रिक नहीं मानते, यानी कि यहाँ पे लोकतंत्र को नहीं माना जाता। और एक लोकतंत्र प्रणाली को कम से कम दो पार्टियों को चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति होनी चाहिए। अगर आपको लोकतंत्र को मनाना है तो लोकतंत्र का मतलब क्या है, वहाँ पे जनता की राय ली जाएगी और जनता की राय जब ली जाएगी ना, जब वहाँ पे कोई दूसरी विपक्षी पार्टी हो, तो कम से कम दो पार्टी वहाँ पर होगी, तब जाकर लोकतंत्र को अपनाया जाएगा। पर चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना के अंतर्गत जो है वो क्या है, एकल पार्टी यानी कि वन पार्टी सिस्टम दिया गया है। उसके बाद में टू पार्टी सिस्टम यानी कि दो पार्टी। तो आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच में हस्तांतरित होती रहती है ये जो सिस्टम है। ऐसी प्रणाली जो है वो टू पार्टी सिस्टम के नाम से जानी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम,
दो दलीय प्रणाली के उदाहरण हैं। द्विदलीय प्रणाली एक ऐसी दलीय प्रणाली है जहाँ पर दो प्रमुख राजनीतिक दल और राजनीतिक परिदृश्य एक दूसरे के ऊपर हावी होते हैं। और द्विदलीय व्यवस्था ऐसे राज्य में देखने को मिलती है जहाँ पर या तो दो बहुत लोकप्रिय राजनीतिक दल हों या दो मुख्य राजनीतिक दल उसके अंदर मौजूद हों, है ना। तो ये हमारा उसमें हो गया। फिर उसके बाद में आता है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम। अब मल्टी मतलब क्या है, बहु। तो पार्टियां सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, कंपटीशन करेंगी और दो से अधिक दलों के पास में अपने बल या दूसरों के साथ गठबंधन में सत्ता में आने का एक उचित मौका होता है और इसी को बहुदलीय पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब उसके सामने बोला गया कि राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियाँ आती हैं कुछ। देखो भाई, सिंपल सी बात है, कोई भी हो, इंसान के सामने इतनी चुनौतियाँ आती हैं, तो इंसान के द्वारा करे गए जितने भी कार्य हैं उसमें तो आएगी आएगी। तो राजनीतिक दलों का निर्माण इंसान ने किया, अब उसके सामने क्या चुनौती है। अब लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक दल कितने महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया में लोग राजनीतिक दलों की विफलता के प्रति अपना संतोष व्यक्त करते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि भाई देश का विकास हो और देश के विकास के अंदर राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण भूमिका हो, पर राजनीतिक दल जो है पूरी दुनिया में जो है विफल होते चले जाते हैं और इसलिए लोग उनको असंतोष व्यक्त करते रहते हैं। मुख्य चुनौती पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। अंदर ही कुछ नेताओं के अंदर राजनीतिक पार्टी की शक्ति में एकाग्रता की प्रवृत्ति रहती है एक दूसरे के प्रति, है ना। और बहुत सारे राजनीतिक दल जो है उसमें कामकाज के लिए खुली और पारदर्शी प्रक्रियाओं का अभ्यास नहीं करते। प्रमुख चुनौती पार्टियों में से पैसे और बल प्रयोग की बढ़ती भूमिका के बारे में, खासकर चुनाव के दौरान। मुख्य चुनौती यह है कि बहुत बार पार्टियां मतदाताओं को एक सार्थक विकल्प नहीं देती है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें आती है। अब भारत में राजनीतिक दल, तो राष्ट्रीय दल की बात करें तो राष्ट्रीय दलों के पास में देशव्यापी व्यापक आधार संरचना है और वे लोकप्रिय अपील की अवधारणा पर कार्य करते हैं। स्वतंत्रता के बाद में कांग्रेस देश में अपना प्रभुत्व स्थापित करने वाली पहली पार्टी के रूप में उभरी, जिसके शासन को कांग्रेस की व्यवस्था और दलीय प्रभुत्वता की संज्ञा भी दी जाती है। तो राष्ट्रीय दल ज़्यादातर बड़े छाते हैं जिनके तहत सभी समुदाय, सभी रुचि और विचारधाराओं को एक जगह मिलती है ना। तो ये राष्ट्रीय दल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कुछ 7 राष्ट्रीय दल दिखाए गए हैं। सबसे पहला आपको पता है, वन एंड ओनली इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। फिर आता है आपका सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अब भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट राजनीतिक पार्टियों में से एक है ये और 64 में सीपीआई मार्क्सवाद के नाम से इसका गठन हुआ और समय पर ये टूट भी गई थी। और साम्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा को लेकर ये हमेशा खड़ी रही। फिर आती है भाजपा, यानी कि इसको पहले जो है भारतीय जनसंघ पार्टी के नाम से जाना जाता था और उसके बाद में इसका नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी रख दिया गया, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ये एक मानवतावाद, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा पर काम करती है। उसके बाद में आती है आपकी सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सॉरी मार्क्सवाद। इसके अंदर 1964 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। फिर बीएसपी आती है, जिसकी जो काशीराम के नेतृत्व में ये जो है पार्टी की स्थापना की गई थी 1984 में और इसकी पूरी बागडोर संभाली किसने? मायावती ने, ठीक है। फिर आता है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। अब ये जो पार्टी है वो किस चीज़ पर है? ये धर्मनिरपेक्ष, उदारवाद, प्रगतिवाद, नागरिक राष्ट्रवाद, इन सब चीज़ें विचारधाराओं को लेकर चलने वाली पार्टी है। फिर आती है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, यानी कि ये जो पार्टी है ये 2019 के आम चुनाव के बाद में लोकसभा में पांचवी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी, जिसकी स्थापना किसने की थी? ममता बनर्जी ने की थी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब भारत में राज्य दल या क्षेत्रीय दल, तो क्षेत्रीय दल क्षेत्रीयता और क्षेत्रीय गौरव की विचारधारा पर विचार करते हैं और केवल एक राज्य में समर्थन पाने में सक्षम दल राज्य दल का एक हिस्सा होते हैं। बड़े राष्ट्रीय दलों के आंतरिक संघर्षों के कारण भी क्षेत्रीय दलों का उद्भव हुआ और भारत में क्षेत्रीय दल स्वायत्ता, राज्य सत्ता, पहचान, विकास ऐसे मुद्दों पर भी जो है आधारित है, जो कभी कभी चुनाव लाभ के लिए सांस्कृतिक विशिष्टता का सृजन भी करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ शर्तें हैं, जैसे राजनीतिक दल को विधानसभा की कुल सीटों का कम से कम 3% जीतने की आवश्यकता होगी। लोकसभा में हर 25 सीटों के लिए राजनीतिक दल को कम से कम एक सीट जीतनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से उसे इस राज्य को आवंटित किसी भी अंश को जीतने की आवश्यकता है, जहाँ पर भी वो है ना। उसके बाद में यहाँ पर हम कुछ पार्टियाँ देखते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, इसका गठन भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत है ना, इस चीज़ को लेकर हुआ था 2012 के अंदर। और केंद्र में वाम होने की राजनीतिक स्थिति के साथ में भ्रष्टाचारी विरोधी भागीदारी लोकतंत्र लोक
लोकल लुभावनावाद, नरम राष्ट्रवाद, ये विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिनसे बोलने में भी थोड़ी हँसी आती है ना? आम आदमी पार्टी ने भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है इन्होंने एक आवाज़ उठा दी थी। उसके बाद में था ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ये जो है तमिलनाडु और पांडिचेरी के क्षेत्र में एक क्षेत्रीय राजनीति पार्टी है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ठीक है? फिर आता है आपका द ऑल इंडियन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, एक इस्लामिक क्षेत्रीय पार्टी है जो कि मुसलमानों के लिए, जिसका राजनीतिक आधार तेलंगाना है और इसकी स्थापना सन 1927 में की गई थी। फिर आती है आपकी एजीपी पार्टी। असम में असम गण परिषद एक राज्य राजनीति पार्टी है जिसकी स्थापना 1985 के अंदर की गई थी। फिर बीजेडी, बीजू जनता दल ओडिशा के अंदर, फिर द्रमुक और फिर इंडियन नेशनल लोक दल। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। आई होप आपको पूरा लेसन समझ में आया होगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हो गई होगी। तो आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।